क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 परमाणु संरचना के आज का जो पहला टॉपिक है वो है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक एक तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हैं। आप यहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न। समस्थानिकों में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिकों की रासायनिक सक्रियता भिन्न हो सकती है। 1H1 1H2 की तुलना में अधिक क्रियाशील है, मतलब ये इस चीज का एक एग्जाम्पल है कि उसकी रासायनिक सक्रियता भिन्न हो सकती है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता के गुणों के आधार पर अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन से तत्वों के समस्थानिकों की प्राप्ति संभव है। सेकेंड टॉपिक है समभारी। भिन्न तत्वों के परमाणु, ये आपको दो अलग अलग तत्व दिख रहे हैं, इनके परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं, समभारिक कहलाते हैं। समभारियों का एक विशेष गुण है कि इसके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या या कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या बराबर होती है, जबकि तत्वों में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। चूंकि यह दो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण में सदैव भिन्नता पाई जाएगी। आवर्त सारणी में भी यह अलग अलग स्थान प्राप्त करेंगे। तीसरा टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यदि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो वे समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं सिलिकॉन और फास्फोरस का। Si सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 14 और 30। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 31। अब अगर आप ध्यान दें 30 - 14 मतलब 16, 31 - 15 मतलब 16, यानी दोनों तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, इसलिए यह दोनों समन्यूट्रॉनिक हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने पर तत्वों के नाभिक समन्यूट्रॉनिक हो जाते हैं। समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक के पश्चात विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण वायु या निर्वात में समान चाल से गति करते हैं और जो चाल एक्चुअल में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करते हैं। वैद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से 90 अंश पर स्थित होते हैं। ये हमारा एक एक्सिस है और ये है वैद्युतीय क्षेत्र और ये है चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से इस स्थान पर देखें तो आपको एक्सिस दिखाई देंगे। कितने प्रकार के एक्सिस बनेंगे? ये हमारा जो अक्ष है, अगर इस हिस्से को ऐसे बांटें तो 3 प्रकार के अक्षों की स्थिति बनती है।
जिसे एक्स, वाई और जेड कहते हैं। यह तीनों एक दूसरे से 90 अंश पर स्थित होते हैं। ये हमारा चुंबकीय विकिरण है, ये चुंबकीय विकिरण, और जिसे मैंने इस तरीके से दर्शाया है वो वैद्युतीय क्षेत्र है। तो वैद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से 90 अंश पर स्थित दिखाई दे रहे हैं इस ग्राफिकल, जो आपको ये ग्राफ दर्शाया गया है। मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उसकी कुछ कमियां रह गईं जब इस प्रकार से इसको निर्धारित किया गया। यह सिद्धांत कृष्णिका विकिरण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। यह ठोसों की ऊष्माधारिता और ताप के प्रभाव की भी व्याख्या नहीं करता। ऊर्जा की सभी मात्राएं उत्सर्जित अथवा अवशोषित हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में जो थ्योरी है वो ये कहती है कि किसी विकिरण के साथ संबद्ध ऊर्जा उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है। परमाणु संरचना से इसका रिलेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही वैद्युतीय रूप से आवेशित कण हैं। यदि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति होना संभव है। और वैद्युत चुंबकीय विकिरण की जो प्रकृति है वो ये है कि यह वायु और निर्वात में समान चाल से गति करेगा और वैद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत स्थित होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये मैग्नेटिक फील्ड M है। दोनों एक दूसरे के लंबवत स्थित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव? किसी विसर्जन नलिका या धातु कैथोड पर अगर अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी पराबैंगनी विकिरण डाला जाए तो वैद्युत चालन सुगम हो जाता है, यानी कि उस विसर्जन नलिका या कैथोड में वैद्युत चालन संभव हो जाएगा। वैद्युत चालन तभी संभव हो सकता है जब पृष्ठ पर यूवी विकिरण के आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, यानी कि किसी धातु कैथोड की सतह पर जितना अल्ट्रावायलेट विकिरण आपतित है उसकी तीव्रता ही इस बात पर डिपेंड करेगी कि वे कितने फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है। चूंकि इन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश के प्रभाव से होता है, इसलिए इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश विद्युत का मान बढ़ता जाता है और अधिकतम मान तक प्राप्त कर लेता है, जिसे संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जब हम किसी धातु की सतह पर ऐसा अल्ट्रावायलेट विकिरण आपतित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह परिघटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन इस परिघटना में उत्पन्न होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल टू 1/2 mu²। U² आपतित विकिरण के
कणों का वेग अथवा उनका प्रारंभिक वेग कह सकते हैं है, जो कि h म्यू माइनस म्यू नॉट के बराबर भी होता है, जहां h प्लांक कांस्टेंट है, म्यू को आपतित विकिरण की आवृत्ति कहते हैं और म्यू नॉट को देहली आवृत्ति कहा जाता है। h प्लांक नियतांक है, म्यू प्रकाश विकिरण की आवृत्ति है और म्यू नॉट वह न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक। इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या क्या कहती है? प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश धारा की तीव्रता, एक दूसरे के प्रभावों का संज्ञान लेते हुए आइंस्टीन ने प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर इसकी व्याख्या की। आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में कहा, फोटॉन की ऊर्जा W प्लस के ई, ये फोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, इसे कार्यफलन कहते हैं और इसे फोटॉन की ऊर्जा। W कार्यफलन या न्यूनतम ऊर्जा है जो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। यहाँ फोटॉन की ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए अलग अलग सूत्रों का निर्धारण किया गया है। E इक्वल टू एच म्यू है, W इक्वल टू आई ई और K इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले प्रयोग किया था। तो h म्यू इक्वल टू आई ई प्लस के ई हो जाता है, जहां के ई यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान है 0, तो W इक्वल टू एच म्यू नॉट, यानी जो W के लिए फॉर्मूला है, कहते हैं यदि उत्सर्जित फोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0 है तो W इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट, ठीक है, और E इक्वल टू होता है एच म्यू। ध्यान से देखेंगे तो आपको यही सूत्र रिवर्स में प्राप्त हो जाएगा, एच म्यू नॉट प्लस 1/2 mu स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू। पक्षांतर करें, 1/2 mu स्क्वायर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच कॉमन म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल टू के ई कहें या 1/2 mu स्क्वायर कहें। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से दी थी, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो इन सूत्रों के द्वारा हम आपतित प्रकाश विकिरण की की ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कार्यफलन अथवा अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं।